दोस्तों, यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह एक ऐसा भूचाल है जिसने समुद्री ताकत के पूरे खेल को हिलाकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील इलाके में अचानक ऐसा कुछ हुआ है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों की नींद उड़ा दी है। सवाल सिर्फ जहाज़ों का नहीं है, सवाल है ताकत का, साहस का और उस नए भारत का जो अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यह कहानी है उस निर्णायक पल की जब समुद्र की लहरों पर सिर्फ जहाज नहीं बल्कि शक्ति, रणनीति और इरादों का टकराव दिखाई दिया। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समुद्री ताकत की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया, खासकर मिडिल ईस्ट को हैरान कर दिया है। यह खबर सिर्फ जहाज़ों के आने जाने की नहीं है, बल्कि ये खबर है भारत के उस उभरते हुए आत्मसम्मान की जो अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। स्टेट ऑफ हॉर्मोस, जो दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है, वहां से भारत ने एक साथ 6 बड़े ऑयल टैंकर और 3 गैस टैंकरों के विशाल काफिले को गुजारा। लेकिन यह कोई सामान्य आवाजाही नहीं थी। इस बार इन व्यापारिक जहाज़ों के साथ खड़ी थी भारतीय नौसेना की वो दीवार जिसे लांघना नामुमकिन है। भारत ने अपने दोनों सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएएस विक्रांत और आईएएस विक्रमादित्य को इस मिशन की सुरक्षा में तैनात कर दिया। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत ने सिर्फ अपने ऊर्जा संसाधन नहीं भेजे, बल्कि अपनी पूरी समुद्री संप्रभुता का प्रदर्शन करते हुए इस इलाके में प्रवेश किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत को इतनी बड़ी तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक रूटीन मिशन था या फिर यह उन शक्तियों को एक खुला संदेश था जो बार बार भारतीय जहाज़ों और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही हैं? जिस समय भारतीय काफिला हॉर्मूज के उस संकरे रास्ते से गुजर रहा था, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की नजरें इस पर टिकी थी। ईरान, जो इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ रखता है, वह भी भारत के इस पावर मूव को बहुत करीब से देख रहा था। यह मुकाबला अब सिर्फ व्यापार का नहीं रहा था, बल्कि ये 2 रणनीतियों की सीधी भिड़ंत थी। एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित करने का भारत का दृढ़ संकल्प और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने की चुनौती। जैसे ही भारतीय टैंकरों का यह विशाल बेड़ा हॉर्मज के सबसे तंग हिस्से की ओर बढ़ा, फिजाओं में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। यह वह इलाका है जहां समुद्र की चौड़ाई इतनी कम है कि हर गतिविधि पर दुश्मन की सीधी नजर होती है। अचानक ईरानी निगरानी ड्रोन आसमान में सक्रिय हो गए और उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट्स लहरों को चीरते हुए भारतीय काफिले के करीब मंडराने लगी। ईरान की तरफ से यह सिर्फ निगरानी नहीं थी, बल्कि एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स की हलचल बढ़ गई और वातावरण कुछ ऐसा बन गया जैसे 2 बड़ी सेनाएं एक दूसरे की सामरिक सीमा को परख रही हों। लेकिन यहाँ भारतीय नौसेना ने जिस संयम और पेशेवर रवैया का परिचय दिया, वही इस मिशन की असली कामयाबी की नींव बना। भारतीय युद्धपोतों ने अपनी फॉर्मेशन को और मजबूत कर लिया। हमारे कमांडरों ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह अभियान पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के दायरे में है और किसी भी अप्रत्याशित बाधा का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का क्षण था, जहां गोलियां तो नहीं चली, मगर रडार और संचार प्रणालियों के बीच एक अदृश्य जंग जारी थी। नौसेना के रडार हर उस ईरानी पोर्ट और ड्रोन को ट्रैक कर रहे थे जो सीमा लांघने की कोशिश कर सकते थे।
स्थिति ऐसी थी कि एक छोटी सी गलती भी इस पूरे क्षेत्र को बड़े संकट में डाल सकती थी। लेकिन नई दिल्ली से मिले स्पष्ट निर्देशों के तहत भारतीय नौसेना ने बिना उत्तेजित हुए अपनी जगह बनाए रखी, जिससे विपक्षी खेमे को यह संदेश मिल गया कि भारत इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारतीय नौसेना को एक और मोर्चे पर सक्रिय होना पड़ा। जिस वक्त आईएएस विक्रांत होर्मुज के मुहाने पर भारतीय ऊर्जा हितों की ढाल बना हुआ था, ठीक उसी समय पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास एक संदिग्ध हलचल देखी गई। खुफिया जानकारियों के मुताबिक आईएएस विक्रमादित्य के मार्ग में बाधा डालने के लिए कुछ सामरिक बिसात बिछाई जा रही थी। यह एक सोची समझी घेराबंदी थी। दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल के संघर्ष पर टिकी थी और इसी का फायदा उठाकर भारत को टू फ्रंट यानी दो तरफा दबाव में लाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने विशेष दस्ते को उन रास्तों पर तैनात करना शुरू किया जहां से भारतीय बेड़ा गुजरने वाला था। मकसद साफ था, भारत का ध्यान हॉर्मज से हटाकर उसे अपनी ही सीमाओं के पास उलझा देना। दुश्मन को लगा था कि भारत हॉर्मोज में उलझकर अपनी बाकी सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर देगा, मगर वे भूल गए कि यह आज का नया भारत है जो एक साथ कई मोर्चों पर प्रहार करने की क्षमता रखता है। जैसे ही ग्वादर के पास इस साजिश की गंध मिली, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से आदेश जारी हुए। भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। बागडोगरा और हाशिमारा जैसे रणनीतिक एयरबेस से उड़ने वाले भारतीय विमानों ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, अगर किसी ने भी भारतीय बेड़े के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका परिणाम सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत की रक्षा से प्रहार की नीति का एक जीवंत उदाहरण था। एक तरफ होर्मुज में विक्रांत की गर्जना और दूसरी तरफ हिंद महासागर में विक्रमादित्य का दबदबा। भारत ने इस टू फ्रंट चक्रव्यूह को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूं। जब समंदर में हमारे दुश्मन दो तरफ से घेराबंदी कर रहे थे, तब हमारे जांबाज नौसैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए डटे हुए थे। क्या आपको नहीं लगता कि उनके साहस और भारत के इस करारे जवाब के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आज के सशक्त भारत की आवाज है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और देश हित की खबरें दुनिया तक पहुंचती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो हमारी आवाज और भी बुलंद होती है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में उन ताकतों को अपनी एकता का संदेश देने के लिए पूरी ताकत के साथ लिखिए भारत माता की जय। देखते हैं आज कितने सच्चे हिंदुस्तानी इस वीडियो पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं उस रोमांचक मोड़ पर जहां ईरान को भारत की असली ताकत का अंदाजा होने वाला था। होर्मुज की लहरों पर जो तनाव पिछले कई घंटों से बना हुआ था, वह अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। जब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इरेगेसी ने देखा कि भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अभेद्य दीवार की तरह डटे हैं, तो उनके तेवर ढीले पड़ने लगे। यह सिर्फ सैन्य ताकत की जीत नहीं थी, बल्कि यह जीत थी उस कूटनीति की जो पर्दे के पीछे बेहद खामोशी से अपना काम कर रही थी। जैसे ही समुद्र में स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी, नई दिल्ली की बैक चैनल डिप्लोमेसी ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। भारत ने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश तेहरान तक पहुंचाया कि भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंध बहुत गहरे हैं, लेकिन अपने नागरिकों और ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता भारत की रेड लाइन है। इस संदेश के साथ ही भारतीय नौसेना के फॉर्मेशन ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल कूटनीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा खुद करने का सामर्थ्य भी रखता है। धीरे धीरे ईरानी गतिविधियों में कमी आने लगी। उनके निगरानी ड्रोन वापस लौटने लगे और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर होने वाली वह उत्तेजक बातचीत भी शांत हो गई। यह वह क्षण था जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह एहसास हुआ कि दक्षिण एशिया की यह महाशक्ति अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपने हितों की रक्षा करने का दम रखती है। ईरान का पीछे हटना इस बात की तस्दीक था कि वह भारत के साथ सीधा सैन्य टकराव मोल लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। लेकिन यह जीत अधूरी थी।
बिना उन 34 भारतीयों की सुरक्षा के जो इन तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच फंसे हुए थे। इस पूरे पावर प्ले का असली मकसद सिर्फ जहाज़ों को रास्ता दिलाना नहीं, बल्कि ईरान को यह समझाना था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जैसे जैसे भारतीय टैंकर हॉर्मोज के सबसे खतरनाक मुहाने को पार कर सुरक्षित समुद्र में पहुंचने लगे, वैसे वैसे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में राहत की लहर दौड़ने लगी। जब हॉर्मोज की लहरों पर भारत और ईरान के बीच शह और मात का खेल चल रहा था, ठीक उसी समय दुनिया की नजरें एक और बड़े घटनाक्रम पर टिकी थी। यह घटनाक्रम था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के निर्दयी शतरंज में रूस का भारत के साथ खड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। जिस समय पश्चिमी देश और मिडिल ईस्ट के कई राष्ट्र इस तनाव को देख रहे थे, पुतिन का नई दिल्ली आना इस बात का प्रमाण था कि भारत का असली रणनीतिक साझेदार कौन है। पुतिन का यह दौरा केवल शिष्टाचार भेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे रक्षा सौदों की एक ऐसी लंबी फहरिस्त थी जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी। रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। यह डील उस समय हुई जब भारत को अपने मोर्चे को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत थी। रूस ने साफ कर दिया कि दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए एक मजबूत भारत का होना दुनिया के हित में है। इतना ही नहीं, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के इस एस्कॉर्ट मिशन का समर्थन किया। जब कुछ ताकतों ने भारत के इस कदम को आक्रामक बताने की कोशिश की, तब मॉस्को ने यह स्पष्ट किया कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपने ऊर्जा हितों और नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस कूटनीतिक कवच ने भारत को यह आत्मविश्वास दिया कि वह हॉर्मूज में बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अपनी कार्रवाई जारी रख सके। रूस और भारत की यह अटूट दोस्ती केवल कागजों तक सीमित नहीं रही। हिंद महासागर में रूसी नौसेना की मौजूदगी और भारतीय बेड़े के साथ उनके सूचनाओं का आदान प्रदान इस बात का संकेत था कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत अकेला नहीं होगा। इस रशियन फैक्टर ने ईरान और उसके सहयोगियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के खिलाफ किसी भी कदम की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि एक नए वैश्विक समीकरण का उदय था। हुर्मुज के इस तनावपूर्ण घटनाक्रम के बीच भारत की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ सामने आया। वह था अत्याधुनिक तकनीक और इजराइल के साथ हमारा गहरा रक्षा सहयोग। जहां एक तरफ रूसी विमानों और टैंकों ने भारत को आक्रामक शक्ति दी, वहीं दूसरी तरफ इजरायली तकनीक ने हमें एक ऐसा रक्षा कवच प्रदान किया जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग असंभव था। खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल के विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम तकनीक के नौसैनिक संस्करण और रडार कैप्चर सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग किया। आयरन डोम यह तकनीक इतनी उन्नत है कि यह समंदर में मीलों दूर से आने वाली किसी भी संदिग्ध मिसाइल या सुसाइड ड्रोन को पलक झपकते ही ट्रैक करके हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। जब ईरानी ड्रोन भारतीय टैंकरों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत के इन साइलेंट रडार्स ने उन पर अपनी ऐसी पकड़ बना ली थी कि उनके लिए हिलना भी मुश्किल हो गया था। यह इजरायली तकनीक केवल रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी था। इस सिस्टम की मदद से भारतीय नौसेना ने ईरानी गतिविधियों की एक एक सेकंड की जानकारी जुटाई। रडार कैप्चर तकनीक ने दुश्मन के संचार तंत्र में सेंध लगाकर उनके अगले कदम का पहले ही अनुमान लगा लिया था। यही वजह थी कि भारतीय कमांडर समंदर में इतने आत्मविश्वास के साथ फैसले ले पा रहे थे। इजराइल के साथ यह सहयोग उस समय और भी महत्वपूर्ण हो गया जब तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश ड्रोन तकनीक के जरिए भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब इजरायली दिमाग और भारतीय जामजी एक साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। हॉर्मूज की लहरों पर तैनात भारतीय युद्धपोतों पर लगे यह इलेक्ट्रॉनिक आई दुश्मन के हर वार को नाकाम करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे। इस तकनीकी श्रेष्ठता ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे 9
ऑयल टैंकर और 3 गैस टैंकर बिना किसी खरोच के सुरक्षित आगे बढ़ सके। अक्सर जब हम ऐसी सैन्य हलचल देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों पर जाता है, लेकिन हॉर्मोज की इस जंग के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन उन जहाज़ों में छिपी है जो अरब सागर की लहरों को चीरते हुए भारत पहुंचते हैं। ज़रा सोचिए, अगर होर्मुज़ का वो रास्ता बंद हो जाता या हमारे उन 9 तेल टैंकरों को रोक लिया जाता तो क्या होता? भारत की 80% से ज़्यादा तेल की ज़रूरतें आयात से पूरी होती हैं। अगर यह लाइफलाइन कट जाती तो रातों रात देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाता, महंगाई बेकाबू हो जाती और हमारी फैक्ट्रियों के पहिए थम सकते थे। यह केवल 9 जहाज़ों का मामला नहीं था, बल्कि भारत के मध्यम वर्ग के स्तर की जेब और देश के विकास की गति पर सीधा हमला था। यही वजह थी कि नई दिल्ली ने इस ऑपरेशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। भारत अब उस दौर में नहीं है जहां हम किसी दूसरे देश की दया पर निर्भर रहे कि वह हमारे जहाज छोड़ेगा या नहीं। अब भारत ने प्रोएक्टिव नीति अपना ली है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम समुद्र में युद्ध स्तर पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सुरक्षित निकाले गए उन जहाज़ों ने न केवल तेल और गैस पहुंचाई, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की आर्थिक मजबूती का संदेश भी दिया। हमने साबित किया कि भारत अपने हितों के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना करने में सक्षम है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि यह भारत के उन करोड़ों लोगों के भरोसे की जीत थी जो एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की उम्मीद करते हैं। समुद्र में तैनात हमारे युद्धपोतों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के विकास का इंजन कभी धीमी गति से ना चले। जैसे ही भारतीय टैंकरों का वह बेड़ा हॉर्मुज़ के अशांत पानी से निकलकर सुरक्षित समुद्र में दाखिल हुआ, यह केवल एक मिशन की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के सामने एक नए भारत के उदय का उद्घोष था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत ने वह कर दिखाया जो अक्सर दुनिया की केवल गिनी चुनी महाशक्तियां ही कर पाती हैं। हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, अपने नागरिकों का मान बढ़ाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना युद्ध किए अपनी सामरिक श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस ग्रेट एस्कॉर्ट मिशन के सफल होने के बाद अब भारत रुकने वाला नहीं है। इस घटनाक्रम से मिली सीख ने हमारी रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। भारतीय नौसेना अब अपनी पहुंच को और अधिक विस्तार दे रही है। नई दिल्ली में अब उन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है जिससे भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। हम अपनी ब्लू वाटर नेवी की क्षमता को और मजबूत कर रहे हैं ताकि हिंद महासागर से लेकर होर्मुज़ और उससे आगे तक भारत का दबदबा कायम रहे। इस पूरे संघर्ष का सबसे भावनात्मक और गौरवशाली पहलू था उन 34 भारतीयों की सुरक्षित वापसी। जब वे जांबाज अपने वतन की मिट्टी पर वापस लौटे तो उनके चेहरों पर वही सुकून था जो एक सुरक्षित राष्ट्र के नागरिक के पास होता है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनका देश उनके लिए समंदर में पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। यह भारत सरकार और हमारी सेना की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक भी भारतीय संकट में होगा तो पूरा देश उसकी ढाल बनेगा कि ईरान के साथ हमारे रिश्तों में अब एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अब दुश्मन खुलकर सामने आने के बजाय छाया बन चुका था और छाया से लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। भारत ने साफ कर दिया था कि अब कोई भी हरकत बिना जवाब के नहीं जाएगी, लेकिन जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं दिया जा रहा था। जवाब दिया जा रहा था दिमाग से, रणनीति से और उस धैर्य से जो दुश्मन को खुद अपनी गलती करने पर मजबूर कर दे। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। विक्रांत के आसपास तैनात भारतीय बेड़े ने अपनी पोजीशन इस तरह सेट कर ली थी कि हॉर्मुज़ का हर इंच निगरानी में आ चुका था। समुद्र के नीचे भारतीय सबमरीन खामोशी से अपने मिशन पर थी। ऊपर आसमान में ड्रोन और लड़ाकू विमान हर हलचल को स्कैन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अचानक रात के अंधेरे में कुछ छोटे तेज रफ्तार वाले बोट्स फिर से उसी पैटर्न में दिखाई दिए जैसे पहले हमले के वक्त थे।
लेकिन इस बार फर्क यह था कि भारत तैयार था। जैसे ही उन बोट्स ने भारतीय जहाज़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, विक्रांत से उठे फाइटर जेट्स ने उन्हें घेर लिया। समंदर के ऊपर गूंजती उनकी गर्जना ने साफ कर दिया, अब यह 2026 का भारत है। यहाँ हर चाल का जवाब उसी वक्त मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उन बोट्स को रोका गया, एक और बड़ा खुलासा हुआ। उन बोट्स के पीछे एक बड़ा मदरशिप मौजूद था जो दूर रहकर पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। और यही वो पल था जब भारत को उस तीसरे खिलाड़ी की झलक मिली जिसकी चर्चा अब तक सिर्फ शक के दायरे में थी। अब मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहा था, मामला था उस नेटवर्क को तोड़ने का जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को चला रहा था। दिल्ली से तुरंत हरी झंडी मिली, ट्रेस इट, ट्रैक इट एंड नॉट एस्केप, यानी अब कोई बचकर नहीं जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और समुद्री ट्रैकिंग, सब कुछ एक साथ जोड़ा गया। और जैसे जैसे डाटा सामने आता गया, वैसे वैसे तस्वीर और खतरनाक होती गई। ये कोई एक देश या एक ग्रुप का काम नहीं था, यह एक मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन था जिसमें कई मोहरे इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। कुछ देशों ने भारत के इस एक्शन को ओवर रिएक्शन कहा, तो कुछ ने चुप्पी साध ली। लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया, हम किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। हमारे जहाज, हमारे नागरिक और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और फिर वो पलाया जिसने इस पूरे खेल को पलट दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिला जो सीधे उस मदरशिप से जुड़ा हुआ था। यह सिग्नल किसी आम कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं था, ये एक कोडेड नेटवर्क था जो हर हमले के दौरान एक्टिव होता था। यानी अब सबूत हाथ में था, यह सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। विक्रांत को तुरंत नई पोजीशन लेने का आदेश मिला। आसपास के सभी भारतीय जहाज़ों को अलर्ट कर दिया गया और फिर समंदर के उस हिस्से में जहां कुछ देर पहले सन्नाटा था, अचानक हलचल शुरू हो गई। भारतीय बेड़े ने उस मदरशिप को चारों तरफ से घेर लिया। यह वो पल था जब पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मोज पर टिक गई थी। क्या भारत सीधे एक्शन लेने वाला था? क्या अब टकराव तय था? लेकिन भारत ने एक और चाल चली, ऐसी चाल जिसने दुश्मन को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जैसे ही घेराबंदी पूरी हुई, उस मदरशिप से अचानक सिग्नल बंद हो गए। उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भारतीय सिस्टम्स ने उसकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर ली थी और यही वो सबूत था जिसने इस पूरे खेल को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। अब यह सिर्फ भारत का मामला नहीं रहा था, यह इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका था। दिल्ली ने तुरंत इस पूरी जानकारी को ग्लोबल फोरम्स पर शेयर करना शुरू किया और जैसे ही ये सबूत सामने आए, कई देशों के रुख बदलने लगे। जो देश पहले चुप थे, अब भारत के समर्थन में खड़े होने लगे। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। विक्रांत अब भी वही खड़ा था, एक ऐसे पहरेदार की तरह जो सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि चेतावनी भी देता है, और चेतावनी साफ थी। अगर किसी ने फिर से भारत की रेड लाइन को छूने की कोशिश की, तो जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि उस ताकत से दिया जाएगा जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देगी। होमस की लहरें अब शांत जरूर हैं, लेकिन यह शांति उस तूफान के बाद की है जिसने दुनिया को दिखा दिया, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब खेल को नियंत्रित करता है। और यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही इस विमर्श को मजबूती देती है। अगर आपको हमारा यह डीप ड्राइव एनालिसिस और भारतीय नौसेना के पराक्रम पर आधारित यह रिपोर्ट पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को पता चल सके कि हमारी सेनाएं सरहद से हजारों मील दूर कैसे हमारे गौरव की रक्षा कर रही हैं। और हाँ, अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही अनफिल्टर्ड खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम अपनी नज़रें हॉर्मोज की हर लहर पर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ओह